नमस्कार दोस्तों, मीडिया दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। आपको मालूम है हम प्रत्येक रविवार को बस्ती के किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनकी अपनी एक पहचान है और वे किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर अपने बारे में जानकारी भेजनी होगी जिससे हम आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर सकें। इस बार हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और शिक्षक नेता संजय द्विवेदी। आप भी देखिए संजय द्विवेदी ने गोदी मीडिया और यूपी सरकार को किस तरह धोया है। नमस्कार दोस्तों, बस्ती की हस्ती एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान संजय द्विवेदी जी, जो मजे हुए शिक्षक और एक पत्रकार भी हैं। आज आपसे हम उनको रूबरू कराते हैं। संजय जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। संजय जी, आप एक मजे हुए पत्रकार रहे हैं और वर्तमान में शिक्षा जगत में हैं और एक इंटर कॉलेज में आपकी नियुक्ति है। पत्रकारिता और शिक्षण दोनों अलग अलग तरह के कार्य हैं, अलग अलग सेगमेंट है और आपके पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव रहा है और वर्तमान में शिक्षण का अनुभव है। हमारे दर्शकों को बताइए कि पत्रकारिता और शिक्षण में पिछला जो 2 दशक बीता है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन आया है? जी अशोक जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और 2 दशक पहले क्योंकि जो सवाल है आप 2 सवाल है उसमें जी, तो मैं पहले पत्रकारिता के विषय पे चर्चा करूंगा कि 2 दशक पहले पत्रकारिता थी जिसमें हम सब बहुत सक्रिय रहा करते थे। तो पत्रकारिता मिशन मोड में होती थी और उस समय की जो पत्रकारिता थी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से जब न्याय नहीं मिलता था तो एक अंतिम साधन उसके पास होता था। लगता था कि मैं यहाँ या किसी पत्रकार के पास जाऊंगा और मुझे यहाँ न्याय मिलेगा जी। और उस समय की पत्रकारिता होती थी कि गांव के उस अंतिम आदमी की मदद करने के लिए हम उसके साथ खड़े हो लेते थे। ये नहीं देखते थे कि सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कितना प्रभावशाली है। उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए हम उसके साथ खड़े हो जाते थे और उसकी मदद करते थे। तब और आज की पत्रकारिता में ये फर्क हो गया है कि आज की जो पत्रकारिता होगी वो वैभवशाली हो गई है। आज की जो पत्रकारिता है वो अर्थ प्रधान हो गई है, धन तलाश रही है। आज की जो पत्रकारिता है वो जैसा मैंने कहा कि वैभवशाली हो गई है। आप देखें कि जितने भी राजनीतिक घराने हैं, जितने भी बड़े कमर्शियल संस्थान हैं, सभी लोग अपना PR डेवलप करने के लिए, पर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए किसी न किसी पत्रकार को वेतनभोगी बनाकर हायर करके उनसे अपनी खबरें परोसवा रहे हैं। आज आप देखिए पीड़ित व्यक्ति की बात चंद चुनिंदे लोग ले आ रहे हैं, बाकी लोग न्याय कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, कार्यपालिका न्यायपालिका पे जाकर के बिक जाती थी। तो अंतिम अस्त्र, अंतिम साधन हमारा पत्रकारिता होता था। आज हम उस मुकाम पर आकर के भी हम बेदाग नहीं रह गए हैं जी। यही कारण है कि आजकल की जो पत्रकारिता और उस पर टिप्पणियां और आक्षेप खुलेआम समाज के लोग लगा रहे हैं। सम्मान कम हो गया है, नजरिया लोगों का पत्रकारिता के प्रति। कारण यही है कि आजकल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का जो 2 दशक पहले सम्मान था वो आज नहीं रह गया है। और रही बात, आपने कहा कि शिक्षक में दायित्व के रूप में मेरा जो किरदार रहा है, मैं पिछले 22 वर्षों से शिक्षक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और जो मेरा विषय है और विषय में एक पारंगत शिक्षक होने के नाते मैं जिस जगह पे पहुंचूं, एक आदर्श शिक्षक के रूप में मेरी आज भी पहचान है। और उस क्षेत्र में, उस समाज में जहां मैं शिक्षण जो दायित्व निर्वहन कर रहा हूं, मुझे आज भी बहुत ही सम्मान मिलता है अभिभावकों के बीच में, शिक्षकों के बीच में। और जो सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत ही प्यार, दुलार और सम्मान देते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब आप पत्रकारिता में भी सक्रिय थे, 1 दशक पहले तो आप बहुत ही सक्रिय थे, तो उस वक्त भी आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया, आपने एक आदर्श। जी अशोक जी, आपने बहुत सही कहा कि पत्रकारिता को कभी भी हमने जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाया। पत्रकारिता हमने सिर्फ हम लोगों की मदद के लिए, मैंने कहा ना कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कितना बलवान है, कितना ताकतवर है, इसकी कभी परवाह नहीं, और उस पीड़ित आदमी के साथ खड़ा होकर के उससे न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश। क्योंकि पत्रकारिता का एक दायरा होता है कि हम तो न तो न्यायाधीश हैं, न तो हम जिलाधिकारी हैं, न तो हम पुलिस अधीक्षक हैं, हम कोई डिसीजन नहीं दे सकते। लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति को हम किस हद तक
प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करते समय इसका हमने सदैव ध्यान रखा है। यही आदर्श है जी, यही आदर्श पत्रकारिता का मुझे लगता है कि सूत्र है। अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप उस पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर रहे। संजय जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है कि वर्तमान में ग्लैमर को देख करके तमाम युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं। संख्या पहले से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। सभी लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान मिलता है लोगों से, वही देख करके आ तो जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की, इस कम्युनिटी की जितनी गिरावट हो सकती है उस हद तक वो जाते हैं। तो अपने उन साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज ये परिभाषा हो गई है कि आपको कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला तो आप पत्रकार बन जा रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू करने या किसी खबरों के प्रेषण के लिए किसी कार्यालय में किसी IAS, IPS और PCS अफसर के पास जाते हैं तो आपसे बहुत पढ़ा लिखा होता है वो, और जब आप उससे संजीदगी से अपना सवाल नहीं करते तो वो पत्रकार जो सामने मेरे बैठा उसका लेवल क्या है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो अधिकारी रीड कर लेता है। इसलिए ना तो उसको समुचित जवाब देता है, ना तो उसको समुचित सम्मान देता है। इसलिए पत्रकारिता के पेशे में आने वाले लोगों को सबसे पहले अपना किरदार करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेशा आलोचना करना है। आप दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व अगर उसके सामने जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वह व्यक्तित्व आप क्या छाप छोड़ रहा है, आपकी जो फेस वैल्यू है, आपका जो किरदार है, उसको कहीं ना कहीं बौना साबित कर देता है। इसलिए पहले अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा और तब जा करके हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सोसाइटी के लोगों को कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हैं, एक जमाना था कि एक कलम की खबर अखबार में छपती थी या किसी न्यूज चैनल पे कोई खबर आती थी, समाज में बहुत सारी चर्चा परिचर्चा और बहुत सारी क्रांति आई है। बहुत सारी खबरें इस बार के उदाहरण है। पूरा शासन प्रशासन हिल जाता था। और आज की डेट में जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अभी 80% न्यूज फेक न्यूज है। मोबाइल में कोई खबर पता चली, सही है कि नहीं सही है, आप मोबाइल पे आपको खबर आ जाती है। मैं पिछले तीन चार महीनों की एक खबर का जिक्र करूंगा। अभी आपने देखा होगा कि एक पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी एक न्यूज फेसबुक पर चली कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, शंकर तिवारी जी। और आज भी वो हमारे बीच में जिंदा। तो कहने का आशय यह है कि सोशल मीडिया के जमाने में खबरों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और इस पर सोसाइटी के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और खासतौर से जो मोबाइल पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, ये प्लांटेड खबर ज़्यादा चला रहे हैं। ये इनकी वास्तविक खबरों से कोई लेना देना नहीं है। इनके जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज हुए होते हैं और वो उस हिसाब से भूमिका अदा करके, हालांकि मैं प्रेस यूनियन का मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को नाराजगी होगी, लेकिन मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक करता हूँ कि आप जो लिखते हैं, आपकी जो खबरें छपती हैं, आप जो लोगों को दिखाते हैं, आप इसको समझिए कि लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, तो आपके शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपके शब्दों में अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आप जो खबरें परोस रहे हैं वो इस सोसाइटी में कभी भी दंगा करा सकती हैं, कभी भी बवाल करा सकती हैं और फिर आप उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का काम है और आप अपनी कम्युनिटी से जो उम्मीद करते हैं, आपने अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। संजय जी, आप एक शिक्षक नेता हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे शिक्षकों का हित, अक्सर आप इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और लोग आपसे सैकड़ों हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के आप लड़ते रहते हैं हमेशा। तो राजनीति और शिक्षा या शिक्षण को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, राजनीति और शिक्षण, मैंने कहा कि एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका देने का प्रयास कर रहा हूँ जी। और मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूँ तो इस बात का मुझे गौरव है कि मैं पिछले 22 वर्षों से अपनी अहर्निश सेवा दे रहा हूँ और मुझे उसमें जरा सी भी गिलानी नहीं है कि मैं अपने शिक्षण कार्य से समय चुरा करके कोई अन्य गतिविधियों को संचालित करता हूँ। और यही वजह है कि उस क्षेत्र में लगभग 99% दिनों में मैं अपने विद्यालय के प्रेयर में सम्मिलित होता हूँ और अनुशासन के लेकर के, पढ़ाई को लेकर के मेरा उस क्षेत्र में एक नाम है, इसकी मुझे बहुत संतुष्टि है। लेकिन आपने कहा कि राजनीतिक रूप में आप इसको कहाँ लेते हैं। अशोक जी, एक बात बहुत बेबाकी से कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से एक बात जो बहुत मन में दुख उठता है वो ये है कि राजनीति आज की सेवा भाव की नहीं रह गई है।
राजनीति वैभव के इर्द गिर्द घूम रही है। और आप बहुत पहले के समय में होता था कि सोसाइटी में रह करके आप लोगों के बीच में अच्छा काम करते थे और आप किसी दल या निर्दल होकर के चुनाव लड़ते थे, जनता का समर्थन मिलता था। आप देश के सदन के, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप उसके मेंबर होते थे। लेकिन आज के समय में यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो अनैतिक रूप से धन कमाए लोग आकर के इतना हवा खड़ा कर देते हैं कि हमारे जैसे जनता के बीच में रह करके सेवा करने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं वो हवा की तरह उड़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि आज की राजनीति सेवा भाव की नहीं रह गई है। और ख़ास तौर से चूंकि जो आपका सवाल है ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है, यही वजह है कि टुकड़ों में, गुटों में बटे हुए ट्रेड यूनियन की आज इन सरकारों के सामने कोई हैसियत नहीं रह गई है। सरकारें हमारी कोई बात सीरियसली हमसे सुनती नहीं है और यही वजह है कि कर्मचारी यूनियन के जितने मुद्दे सरकारों के सामने लंबित पड़ी हैं, एक भी संगठन में ताकत या क्षमता नहीं रह गई है जो अपने क्रांति और अपने संघर्ष के दम पर सरकारों से अपनी बात मनवा लें। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद उसमें 100 सीटें हैं और उन 100 सीटों में 8 सीटें ग्रेजुएट एमएलसी की हैं और 8 सीटें शिक्षक की होती हैं। इन 16 सीटों पर आने आपके पहले समय में, आप अगर इस चुनाव के पहले आप जाएंगे तो देखेंगे उन सभी 8 सीटों पर शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी एमएलसी बन के जाते थे। ग्रेजुएट की सीटों पर विभिन्न शिक्षक संगठनों के, विभिन्न ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी एमएलसी बन के जाते थे। अब आप इस समय उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अगर नजर उठा करके देखेंगे तो सिर्फ 200 में से सिर्फ 2 सदस्य शिक्षक संगठनों से बचे हैं और जिनका कार्यकाल इसी 9 फरवरी को खत्म हो रहा है। और सत्ताधारी जो दल हैं एन केन प्रकारेण उनकी ये चेष्टा है कि ये 2 सीटें भी इस चुनाव में वो जीत लें और पूरे विधान परिषद को शिक्षक संगठनों से विहीन कर दें। इसका दुष्परिणाम आप जानते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी यूनियन है, जितने भी ट्रेड यूनियन है, सरकार उनके सामने मनमानी करेगी और इन ट्रेड यूनियन की जितने भी विभागों के कर्मचारी हैं, ऑल विभाग, इनकी बात को उठाने वाला सदन में, खासतौर से विधान परिषद में कोई भी एमएलसी बचेगा नहीं। क्योंकि नीति नियामक दाता जो थे वो कोई पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बहुत सोच समझ करके विधान परिषद को दलविहीन बनाया। आज भी विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता है, किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता है। लेकिन अब पार्टियों का किरदार बदल गया। अब वो लोग सीधे इन्वॉल्व होकर के और लोगों को टिकट देने लगी हैं, समर्थन देने लगी हैं और इन ट्रेड यूनियन की जो निर्धारित सीटें थी उसको पार्टी की सीटें बना दी। आप कल्पना करेंगे कि पार्टी का जीता हुआ विधायक किसी कर्मचारी का हितैषी कभी हो सकता है क्या? वो तो पार्टी के प्रोटोकॉल से बधा रहेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कर्मचारी यूनियन, शिक्षकों को और विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हक और हकूक सुरक्षित रहें तो आप कर्मचारी नेताओं को विधान परिषद में स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी बनाकर भेजिए, न कि किसी पार्टी के कैंडिडेट और पदाधिकारी को बना करके भेजिए। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक कर्मचारी नेता होने के नाते मेरी इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में, क्योंकि विधान परिषद में हम किसी का पक्ष नहीं करते, जो कर्मचारी हित की बात करता था हम उसके साथ खड़े हो जाते थे। आज की स्थिति में समझते हैं जो लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं वो कम्युनिटी की बात को वहां रख नहीं पाते जिस पटल पे। सर वो पार्टी व्हिप से बने होते हैं। हाँ, पार्टी जो उनको निर्देश देती है उस हिसाब के वो आचरण करते हैं कि कोई भी दल से जीता हुआ विधायक कभी भी किसी कर्मचारी का भला नहीं कर सकता। जी, आप आंदोलन चल रहे हैं, प्रदेश में चल रहे हैं संजय जी, और अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक नजरिया आया है क्या? देखिए, मैंने कहा कि एनपीएस बकवास है। सरकार को अपनी इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों सरकारों के जिम्मेदार लोग कर्मचारियों को ये बात समझाने में आज तक असफल रहे हैं कि एनपीएस के क्या फायदे हैं। हमने कहा ना कि एनपीएस के कोई फायदे नहीं है। हमारी सैलरी से 10% कटता है और 14% सरकार अंशदान देती है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता है। हमारे सैलरी से हमारे अकाउंट का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना कट रहा है, वो कहाँ जा रहा है हमें कुछ नहीं पता है साहब। हमारी बेटी का ब्याह है, हमारी बीवी बीमार है, हमें लोन चाहिए, हम एनपीएस अकाउंट से कोई लोन नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभागों को पता नहीं है साहब कि एनपीएस को लोन कैसे मिलता है। एनपीएस का कोई कर्मचारी अगर मर जाता है सेवा काल में तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन कैसे मिलती है। अभी इसी जनपद में मैं आपको हरिहरपुर का एक केस बताऊंगा। कृषक इंटर कॉलेज हरिहरपुर में दीप्तिमान नाम के एक अध्यापक जनवरी 2019 में डेथ किया है।
जी। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जनवरी 2023 से साहब अभी उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ जो है नहीं मिल पाया है। ये फाइलों में उलझे हुए लोग आज भी दफ्तरों में कोई काम बहुत साधारण तरीके से नहीं हो रहे। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था और उसके बाद से 1 अप्रैल 2005 के बाद से देश में एनपीएस लागू हुआ है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है अशोक जी, 1 अप्रैल 2005 से लागू एनपीएस उत्तर प्रदेश में 2018 से लागू हुआ है। आप कल्पना करिए, जो कर्मचारी 2001 अप्रैल 5 में नियुक्ति पाया और 2005 से लेकर के और 2018 तक उसका एनपीएस का पैसा आज तक नहीं कटा है और एनपीएस से कर्मचारी अब रिटायर होने लगे। अभी मेरे एक जानने वाले इसी जिले में रिटायर हुए हैं, एक भी पैसा उनको पेंशन के रूप में नहीं मिला है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है। हम कहते हैं इसको संघर्षों के दम पर लेकर रहेंगे और सरकार 60 साल तक हम सरकार की सेवा करते हैं। सरकार और देश के विकास में कर्मचारी योगदान देते हैं और 60 साल के बाद अगर कर्मचारियों को खाली हाथ अगर आप घर भेजेंगे तो वो कर्मचारी कैसे सर्वाइव करेगा? अपने बच्चों पर आश्रित हो जाएगा जाकर के, उसकी एवरेज आयु कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है और पुरानी पेंशन स्कीम इस देश की सरकारों को एक दिन लागू करना पड़ेगा। मैं इसके डंके की चोट पे कहता हूँ, नहीं, पुरानी पेंशन को लेकर के इस देश में कर्मचारी आंदोलन की क्रांति आएगी और इन सरकारों को विवश होना पड़ेगा। संजय जी, वित्त विहीन शिक्षकों का भी मुद्दा बार बार गर्म होता है, क्या स्थिति है वित्त विहीन शिक्षकों की? जी, बहुत बुरा हाल है। प्रदेश की 85% शिक्षा व्यवस्था इस समय प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के हवाले है। और आप कल्पना करिए, जिस प्रदेश की 85% जो शिक्षण व्यवस्था है वो वित्तविहीन प्रबंधक और उनके शिक्षकों के हवाले है और सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक हम वित्तविहीन शिक्षकों के लिए एक ऐसी सेवा नियमावली लाएंगे कि जिससे हम उनकी सेवाओं को सुरक्षित कर सकेंगे। कल्पना करिए, आप किसी विद्यालय में 10 साल से काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो नियोक्ता आदरणीय प्रबंधक जी अगर नाराज हो जाए और आज आपसे कहते हैं भाई आज आप कल से आप स्कूल नहीं आएंगे, आपकी सेवा समाप्त हो गई है, तो अध्यापक कुछ नहीं कर सकता था। तो हम लोग मांग कर रहे थे कि इन अध्यापकों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसी सेवा नियमावली बनाई जाए जिससे इनको कोई बहुत आसानी से निकाल ना सके। दूसरी हमारी मांग थी कि इन वित्तविहीन विद्यालयों को बैंक के माध्यम से सरकार के राज को से कम 5 अंकों में एक ऐसा सम्मानजनक मान दे दिया जाए जिससे उनके भी परिवार का गुजर बसर आसानी हो सके। सरकार ने कहा था कि मैं वित्तविहीन शिक्षकों को कम से कम 5 अंकों में मानदेय देने की व्यवस्था करूंगा, लेकिन सरकार मानदेय को लेकर के और वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली को लेकर के दोनों के वादे से मुकर गई है। और जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रदेश में वित्तविहीन शिक्षक अपने भविष्य को लेकर के इतना चिंतित है कि मैंने जैसा कि कहा कि 85% विद्यालयों में वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक काम कर रहे हैं और इन विद्यालयों में सेवा को लेकर के, कैरियर को लेकर के किसको चिंता नहीं रहती है अशोक जी। हम किसी विद्यालय में 50 साल तक अपनी सेवा दें और हमारी सेवाएं सुरक्षित ना हो तो हमारी कैरियर को लेकर के आप कल्पना कर सकते कितना अनिश्चितता बनी रहती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से संजय जी, इस ऊहापोह की स्थिति में जब जीवन में अस्थिरता रहती है तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि शिक्षण की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं घटती है। स्वाभाविक है कि आप कल्पना करो कि एक MA, MSc और PhD किए हुए विद्यार्थी को जो वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहा है 5,000-8,000 रुपया मानदेय पर वो काम कर रहा है, अधिकतम 7,000-8,000 रुपये पे मानदेय पर काम कर रहा है। तो हमने ये व्यवस्था कर मांग करी भाई हमारे टीचरों को, वित्तविहीन शिक्षकों को बैंक के अकाउंट के माध्यम से उनको सैलरी ट्रांसफर की जाए। लेकिन जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रदेश में जैसे मैंने कहा 85% प्राइवेट स्कूल जो हमारे हैं के बदौलत चल रहे हैं, लेकिन उनके शिक्षक को बैंक के माध्यम से सैलरी नहीं मिल पा रही और सरकार इस संदर्भ में कोई कठोर नियम नहीं बना रही है। सरकार विद्यालयों के मान्यता की नियमावली को आज कठोर की है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो रेवड़ी की तरह इन्होंने मान्यता बांटे हैं, विद्यालयों में मान्यता की जो शर्तें हैं उन शर्तों का कड़ाई से इन लोगों ने पालन नहीं कराया और गली मोहल्ले में इन्होंने स्कूलों को मान्यता दे दी, स्कूलों ने अपने मानक को पूरे नहीं किए और आज वो विद्यालय मुसीबत बन गए हैं। उनकी जो शिक्षण पद्धति है, आप देखें कि हमारे पूर्वांचल में बहुत सारे घराने डेवलप हो गए हैं और माफियागिरी हो गई है। और आपको मैं क्या बोलूं कि इतनी खराब स्थिति हो गई है, अगर सरकार इस व्यवस्था को सुधारेगी नहीं तो आने वाले समय में बहुत कठिनाई होगी।
संजय जी, 2 सवाल शिक्षकों को लेकर के आपसे और है, क्योंकि आप शिक्षक नेता हैं इसलिए आप डिजर्व भी करते हैं और आपसे सवाल पूछना लाजमी है। जो शिक्षक चयन बोर्ड से चयनित होकर के आते हैं, उनकी नियुक्ति कॉलेजों में आसान नहीं होती है, उनके साथ धन उगाही हो रही है। प्रबंधक और वहाँ के प्रधानाचार्य या और एक तंत्र विकसित हो गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है उनका, जो नई नियुक्ति पर एक भारी भरकम मोटा अमाउंट लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति प्रदान करते हैं। एक ये, और दूसरा ये ऑनलाइन ट्रांसफर जो शिक्षकों का मुद्दा है, इन दोनों पर आप अपना नजरिया साफ करें। जी अशोक जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि एक व्यवस्था तो बदली है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो शिक्षक हैं जी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे जगहों पर रह के तैयारी करते हैं जी, और परीक्षा पास करके आते हैं। एक विसंगति है कि ये जो आयोग है वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, उनका चयन होता है। चयन करके वो पैनल डीआईएस को देते हैं। डीआईएस उस पैनल को देख करके एक चिट्ठी जारी करता है विद्यालय के प्रबंधक को, फिर प्रबंधक उस अध्यापक को कार्यभार ग्रहण कराता है। लेकिन एक तो पारदर्शी व्यवस्था बनी है, चयन आयोग से अभ्यर्थी चयनित होकर के पारदर्शिता पूर्ण तरीके से आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो जिलों में आते हैं वो डीआईएस कार्यालय से उनका शोषण शुरू हो जाता है। और डीआईएस कार्यालय से जो है नियुक्ति पत्र जारी होने से लेकर के और विद्यालय में ज्वाइनिंग होने तक 3 से 4 लाख रुपया तक उनसे विभिन्न माध्यमों से पढ़ने वाले किरदार के लोग उनसे लेते हैं। और ये जो धनराशि है ना देने पर उनका तरह तरह से उनका शोषण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग में लिंगर करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक मांग करूंगा कि चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो वो जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हो, या तो सरकार चयन आयोग ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि उन चयन के उपरांत शिक्षकों की ज्वाइनिंग सीधे चयन आयोग उनकी नियुक्ति उस कॉलेज में करे, क्योंकि चयन आयोग सिर्फ कॉलेज अलॉट करता है, नियुक्ति विद्यालय का प्रबंध तंत्र करता है। तो प्रबंध तंत्र और जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच की जो दूरी है उसमें हमारे चयनित शिक्षकों को पसीने छूट जाते हैं, में शोषण होता है और बहुत जबरदस्त शोषण। कई बार मुद्दे इतना लिंगर ऑन हो जाते हैं कि सालों तक ज्वाइनिंग। पूरे प्रदेश में एक भी ऐसे अध्यापक नहीं है। मैं इस चैनल पर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि शिक्षक राजनीति के नाते विद्यालयों में जाने का मेरा लंबा अनुभव है। एक भी अध्यापक की ज्वाइनिंग बिना रिश्वत दिए प्रदेश में नहीं हो रही, और सरकार इस पर अंकुश लगाने में एकदम सिरे से नाकाम है। बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन ट्रांसफर का माध्यमिक विद्यालयों में हम लोग एक कथन कहते हैं कि नौकरी मिलना आसान है साहब, ट्रांसफर कराना उससे भी मुश्किल काम है। तो सरकार ने पहली बार माध्यमिक शिक्षा में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को ले आए और करीब 750 अध्यापकों के ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित पड़े हैं। और वो अध्यापक बहुत सुदूर जनपदों से अलग अलग प्रदेश के जिलों में काम कर रहे हैं, ट्रांसफर की आशा में बैठे हैं और उन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। और चूंकि सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, अमूमन हमारे जो आदरणीय प्रबंधक गण हैं वो एनओसी नहीं देते। अगर प्रबंधक ने एनओसी दे दिया तो डीआईएस एनओसी नहीं देते, डीआईएस ने एनओसी दे दिया तो जेडी एनओसी नहीं देते। ये पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर हमारे शिक्षक का शोषण होता है और बिना शोषण को सहन किए हुए कोई भी पत्रावली हमारी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से सरकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए कि जो अध्यापक ट्रांसफर की प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसकी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नियम जो है वो पूरी करते हैं और उनको आसानी से ट्रांसफर की पद्धति में शामिल किया जाए। सरकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए, क्योंकि खासतौर से शिक्षा विभाग के मामले में मैं कहूँगा कि सरकार कहती है ना मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के किसी भी पटल पर कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं होता। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के 75 जनपदों के डीआईएस कार्यालय, 18 जनपदों के मंडलों के हमारे जेडी कार्यालय, डीडीआर कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय, इन दफ्तरों में शिक्षकों का कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर जिम्मेदारी पूर्वक काम करके और इसकी समीक्षा करके इस पर कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरी जो विचारधारा है मैं बहुत बेबाक टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं इसको रोज अनुभव करता हूँ, अनुभव कर रहे हैं, रोज महसूस करता हूँ। आपके शिक्षक राजनीति के नाते जिन मामलों में हम लोग अधिकारी या बाबू से पैरवी करते हैं, अधिकारी और वो बाबू हमें अपना दुश्मन समझते हैं, उनको लगता है इनके बीच में आने से हमारा धंधा प्रभावित हो गया। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए। एक व्यवस्था विद्यालयों में आया था कि
कि हम एक सिटीजन चार्टर लागू हाँ, करें, जी जी। और उसमें था सिटीजन चार्टर का मतलब ये था कि कोई एप्लीकेशन हम आज देते हैं हाँ, तो उसका उसका time bound शेड्यूल होगा। निर्धारित था कि एक हाँ। हफ्ते के अंदर ये काम हो निस्तारण जाएगा। हो जाएगा इसका। सिटीजन चार्टर इस प्रदेश में मजाक बनकर आ गया साहब। कोई काम हमारे शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहे। दोनों दो मुद्दे हैं और इस समय प्रदेश में दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। तदर्थ शिक्षक हमारे बहुत परेशान हैं। प्रदेश में लगभग 3000 के आसपास तदर्थ शिक्षक जून महीने से के बाद से उनको वेतन नहीं मिला है। जी। न्यायालय के मेरी मांग है आपके माध्यम से कि न्यायालय के चक्रव्यूह में फंसे अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाए और उनको पुनः सेवा में लिया जाए। वह शिक्षक हमारे परिवार के अंग हैं, वो जिस भी विधा से नियुक्ति पाए हैं, निर्धारित अर्हता रखते हैं, सरकार के राज्य कोष से वो वेतन ले रहे हैं, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में उन शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। और जैसा कि सरकार ने जून महीने तक उनकी सैलरी दी है, कई जिले ऐसे हैं, अभी जैसे बस्ती में जून की सैलरी मिल गई है, कबीरनगर में मई तक की सैलरी मिली है, और सरकार ने अभी कहा है कि किसी भी वित्तविहीन शिक्षक को हम बाहर नहीं जाने देंगे और वित्तविहीन शिक्षकों को विनियमित करने के बजाय उनको मानदेय पर रखने के लिए एक सरकार योजना लेकर के आई है। उस पर आपस में सरकारों ने वित्तीय परामर्श लिया है, लेकिन अभी तक उनको अमली जामा नहीं पहुंचा पाए हैं। आप कल्पना कीजिए, जो शिक्षक 20 साल से तदर्थ शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहा है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया तक सैलरी पा रहा है, उसके परिवार को जून महीने से सैलरी नहीं मिली है, और वह शिक्षक विनियमित होने के लिए या मानदेय की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दोनों के में पेंडुलम की तरह घूम रहा है। उसके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो शिक्षक अपने बीमार पत्नी की दवाई नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं, और ये सरकार इतने लंबे समय तक बीत जाने के बाद में कोई स्पष्ट फैसला तदर्थ शिक्षकों के बारे में नहीं ले पा रही है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार सरकार का पुनः ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, ये जो तदर्थ शिक्षक हैं ये सब आपके परिवार के सदस्य हैं। ये विद्यालयों में उन्होंने लंबी 20-22 साल की लंबी सेवा दी है। अब ये कोई अन्य कार्य करने लायक इनकी उम्र नहीं बची है, क्योंकि ये लगभग सबकी उम्र लगभग 50 साल के पार हो गई है। इनमें मानवीय आधार से इनको सेवाओं में पुनः आयोजित करके इनको विनियमित करिए और विभाग में एक कड़े नियम बनाइए, ऐसे तदर्थ अध्यापकों की भविष्य में नियुक्ति ना हो। और ऐसे ये अध्यापक, सबसे बड़ा सवाल है अशोक जी की, अध्यापक आए कहाँ से? ये सरकार कहती है फर्जी अध्यापक, हम कहते हैं फर्जी अध्यापक नहीं है। इनकी नियुक्ति में कोर्ट इन्वॉल्व है, डीआईएस इन्वॉल्व है, जेडी इन्वॉल्व है, डायरेक्टर इन्वॉल्व है, विद्यालय का प्रबंधक इन्वॉल्व है, सारा सिस्टम इन्वॉल्व है, तब ये जाकर के वेतन पाए। तो फर्जी कैसे हो गए? और अगर ये फर्जी है, अगर आप इनकी सेवाओं को आज बेदखल कर रहे हैं, आप उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी वजह से ये सेवा में आए? तो हम कहते हैं कि आप किसी को दंडित मत करिए, इनको सेवा में विनियमित करिए और एक ऐसे कड़े नियम बनाइए जिससे भविष्य में इस प्रकार की नियुक्ति माध्यमिक विद्यालयों में ना हो पाए। ऑनलाइन ट्रांसफर का माध्यमिक विद्यालयों में हम लोग एक कथन कहते हैं कि नौकरी मिलना आसान है साहब, ट्रांसफर कराना उससे भी मुश्किल काम है। तो सरकार ने पहली बार माध्यमिक शिक्षा में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को ले आए और करीब 750 अध्यापकों के ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित पड़े हैं। और वो अध्यापक बहुत सुदूर जनपदों से अलग अलग प्रदेश के जिलों में काम कर रहे हैं, ट्रांसफर की आशा में बैठे हैं और उन शिक्षकों का स्थानांतर नहीं हो पा रहा है। और चूंकि सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है, अमूमन हमारे जो आदरणीय प्रबंधकगण हैं वो एनओसी नहीं देते। अगर प्रबंधक ने एनओसी दे दिया तो डीआईएस एनओसी नहीं देते, डीआईएस ने एनओसी दे दिया तो जेडी एनओसी नहीं देते। ये पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर हमारे शिक्षक का शोषण होता है और बिना शोषण को सहन किए हुए कोई भी पत्रावली हमारी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से सरकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए कि जो अध्यापक ट्रांसफर की प्रक्रिया का पालन करते हैं, उसकी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नियम जो है वो पूरी करते हैं और उनको आसानी से ट्रांसफर की पद्धति में शामिल किया जाए। सरकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए, क्योंकि खासतौर से शिक्षा विभाग के मामले में मैं कहूँगा कि सरकार कहती है ना मैं जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के किसी भी पटल पर कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के 75 जनपदों के डीआईएस कार्यालय, 18 जनपदों मंडलों के हमारे जेडी कार्यालय, डीडीआर कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय
इन दफ्तरों में शिक्षकों का कोई भी काम बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं हो रहा है। सरकार को इस पर जिम्मेदारी पूर्वक काम करके और इसकी समीक्षा करके इस पर कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। और ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरी जो विचारधारा है, मैं बहुत बेबाक टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं इसको रोज अनुभव करता हूँ, अनुभव कर रहे हैं, रोज महसूस करता हूँ। आपके इर्द गिर्द ये शिक्षक सब राजनीति के नाते जिन मामलों में हम लोग अधिकारी या बाबू से पैरवी करते हैं, अधिकारी और वो बाबू हमें अपना दुश्मन समझते हैं, उनको लगता है इनके बीच में आने से हमारा धंधा प्रभावित हो गया। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाए। एक व्यवस्था विद्यालयों में आया था कि हम एक सिटीजन चार्टर लागू करें, और उसमें था सिटीजन चार्टर का मतलब ये था कि कोई एप्लीकेशन हम आज देते हैं तो उसका शेड्यूल निर्धारित था कि एक हफ्ते के अंदर ये काम हो जाएगा। सिटीजन चार्टर इस प्रदेश में मजाक बनकर आ गया साहब। कोई काम हमारे शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए नहीं हो रहे। संजय जी, एक बार फिर आपको पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म पर वापस लाते हैं। इधर पिछले एक दशक से एक पत्रकारिता में एक नया शब्द आया है, गोदी मीडिया। तो क्या आप भी ये अनुभव करते हैं कि वर्तमान पत्रकार अधिक से अधिक संख्या में जो है किसी संस्था, गुंडा माफिया, किसी नेता या किसी व्यापारी या किसी राजनीतिक दल के लिए पत्रकारिता करते हैं? आखिर उन पर यह इल्जाम क्यों लग रहा है बार बार कि वो गोदी मीडिया हो गए? देखिए, गोदी मीडिया शब्द पत्रकारिता से जुड़े होने के नाते मुझे गाली जैसा लगता है। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है हमारे पत्रकार समुदाय से जुड़े लोगों के लिए। और देखिए, मैंने कहा कि जो ये पत्रकारिता है, ये मैं अभी शुरुआत में ही कहा था कि मिशन के रूप में हुआ करती थी। आज की जो पत्रकारिता हो गई है वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक गई है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आज की नई युवा पीढ़ी काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि जो इसे कहा कि आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है, प्लांटेड खबरें बहुत आ रही हैं। हमें समाज के सामने क्या परोसना है, ये हम एक माइंड सेट पहले से बना ले रहे हैं, और माइंड सेट बना करके फिर हम उन खबरों को सोसाइटी के सामने पढ़ते हैं और उन्हें बेबस करते हैं कि आप इसको पढ़ो, क्योंकि आप उनके व्हाट्सएप से। और ये है कि जो कनेक्टिविटी बढ़ी है कि पहले अखबार पढ़ने के लिए हमारे घर अखबार नहीं आता तो हम चाय की दुकान पे जाते थे अखबार पढ़ने। आज मोबाइल के ज़माने में अखबार भी हमें वायरल होकर के व्हाट्सएप पर मिल जा रहा है, ट्विटर पे मिल जा रहा है, फेसबुक पे मिल जा रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल जा रहा है। तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा परिवार बढ़ा है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप खबर दिखाते हैं और लोगों पर उंगली उठाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि लोग आपको भी देख रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, आप पे भी उंगलियां उठेंगी। और जब आज आपको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, आपको बिकाऊ मीडिया कहा जा रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? आज आप इसी पूर्वांचल में आप देखें, बहुत सारे ऐसे घराने मिलेंगे, कई सारे अखबार समूह के लोगों को उन्होंने हायर कर रखा है, वो बाकायदा तनख्वाह देते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो उनकी गणेश वंदना करते हैं। उनसे संबंधित खबरें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वो उनको जनता के सामने लाने का काम करते हैं। तो आपको अपना किरदार तय करना पड़े। आप पीआर बन जाइए, उनके पीआरओ बन जाइए, पर्सनल रिलेशन अफसर जाकर के बन जाइए, लेकिन हमारे पत्रकारिता के पेशे को बदनाम ना करिए। और खास तौर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार संगठन को बहुत दिनों से लीड करता हूं मंडल में, कि देखो, पत्रकारिता में दो काम करना है। खासतौर से आप देखें अगर ध्यान से, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकार काम कर रहे हैं, कि अखबार या हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, उसकी 80% खबरें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से संबंधित होती हैं। और ये जो हमारा पत्रकार साथी है, वो विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रह करके और बहुत ही ऑथेंटिक स्पॉट रिपोर्टिंग करता है, मौके पर जाता है और खबर को बनाता है, लिखता है और अपने हेडक्वार्टर पर देता है। अखबार के पन्ने में लगभग, मैंने कहा, 80% भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की है। तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता भी 80% बची हुई है। उन्हीं की वजह से सच सामने आ रहा है, उन्हीं की वजह से सच सामने आ रहा है। लेकिन वो पर्दे से बाहर है, उनका किरदार कहीं सामने नहीं आता। वो जो कर रहे हैं उसकी कहीं प्रशंसा नहीं होती है, वो समाज के सामने आ नहीं पाते। वो एक बहुत छोटे से दायरे में 15-20 किलोमीटर के रेडियस में उनकी प्रतिभा वहीं रह जाती है। और आज अगर आप देखें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बड़े अखबार घराने देश में काम कर रहे हैं। एक एक अखबार घराने में, एक एक जिले में 50-50, 60-60 के जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्टेशन बना रखे हैं, वहाँ से उनकी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज भी अधिकांश अखबार के समूह किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार साथियों को किसी प्रकार का ना तो कोई मानदेय देते हैं, ना तो वो उनको कोई वेतन देते हैं,
और मैं कहता हूँ ये उन्हें विवश करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा चल पड़ी है कि अखबार वाला भी बंदा तो शाम को वापस घर जा रहा है, उसके पास भी बीवी है, उसके पास भी बच्चे हैं, उसका अपना घर कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हो रहा है कि वो अन्य साधनों को इस्तेमाल करके अपने घर परिवार और गृहस्थी को चलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इस सरकार के माध्यम से मांग करूंगा कि जितने भी अखबार के चैनल हैं, अखबार हैं चाहे प्रिंट मीडिया के हों या हमारे विभिन्न मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो घराने हैं, उनमें काम करने वाले जो हमारे रिपोर्टर साथी हैं, उनके एक वैभवशाली जीवन के लिए सरकार एक ऐसी नियमावली ले आए कि जिससे उन हमारे पत्रकार साथियों का जीवन और उनका जो परिवार है वो सुरक्षित हो सके, वो भी अपने परिवार के लिए घर बना सके, वो भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, वो भी सुबह शाम की 2 वक्त की एक अच्छी तरह से भोजन ग्रहण कर सकें। क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखेंगे तो बहुत ही खराब और बड़ा ही डरावना चेहरा है कि हम जिसके लिए लड़ते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब हमारे लिए लड़ने की बात आती है तो सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता, खड़ा नहीं होता साथ, कोई भी व्यक्ति हमें साथ नहीं देता। आप पत्रकार उत्पीड़न की अधिकांश घटनाएं अकेले हो जाते हैं कि पत्रकार जब फंसता है कहीं तो उसको साथ देने के लिए ना तो पुलिस वाले तैयार होते हैं, वो तो पहले से नाराज होते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी नहीं तैयार होते हैं, और जो हमारा सहोदर भाई हमारे साथ रहता वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, हम अकेले हो जाते हैं। इसलिए हम ये मांग करेंगे कि सोसाइटी में सरकारें ऐसी नियमावली ले आए, या तो ये व्यवस्था बंद कर दे। अगर इन व्यवस्था को जिंदा रखना है तो उन व्यवस्था को जिंदा रखने वाले लोगों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। साथियों, ये थे शिक्षक और पत्रकार संजय द्विवेदी। बस्ती की हस्ती में आज तीसरे एपिसोड में आपको आमंत्रित किया गया था हमारे स्टूडियो में। जाते जाते इनसे एक और सवाल करेंगे साथियों, ये जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही इनके अंदर एक खूबसूरत इंसान भी है, और ये सभी मुद्दों को लेकर के संवेदनशील रहते हैं। कभी भी गैर जिम्मेदारी से इन्होंने कोई बात नहीं की। जाते जाते एक सवाल हम दर्शकों इनसे और करना चाहेंगे। संजय जी, अगर आप शिक्षक नहीं होते या पत्रकार भी नहीं होते, चूंकि आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है, आपकी पारिवारिक संस्कार आपको मिले हैं, तो अगर आप शिक्षक भी नहीं होते और पत्रकार भी नहीं होते तो आप तीसरा कौन सा किरदार पसंद करते जिसमें आप जाना चाहते? देखिए सब भैया, हम लोग बहुत सामान्य परिवार से लोग हैं, और एक विद्यार्थी जीवन में मैं एक बहुत ही मेधावी विद्यार्थी रहा, और विविध क्षेत्र में मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करने का बहुत शौक था। मैंने PCS और IAS के एग्ज़ाम भी कई बार दिए। कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां बीच में उभरी कि पढ़ाई को जितना समय देना चाहिए और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें उस समय नहीं मिल पाया, और एक बहुत शौक था कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में जा कर के और समाज के अंतिम बुनियाद पे खड़े व्यक्ति की किस प्रकार मदद कर सकूं, ये मेरे मन में एक हमेशा कसक रहता था। उसी कसक को हमने पत्रकारिता में पूरी किया, और आप तो हमारे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम जब भी सक्रिय रहे, उन दिनों मेरी प्रायोरिटी में वो पीड़ित व्यक्ति ही रहा है। उस पीड़ित व्यक्ति को सताने वाला व्यक्ति कितना सशक्त क्यों ना रहा हो, हम उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए उसके साथ सदैव खड़े रहे। ये हमारी शुरू से मेरी आदत रही है। आपको पता है कि हम बहुत सारी चैरिटी के काम किया करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूँ, बहुत एक सामान्य से परिवार का रहने वाला हूँ, और अपने किरदार से, अपने परिश्रम से सोसाइटी में एक भी ऐसा इवेंट मैं नहीं छोड़ता जहाँ मेरी उपस्थिति होनी चाहिए और मैं वहाँ ना मिलूं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि बहुत ही पारदर्शीपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि अगर आप शिक्षक ना होते, पत्रकार ना होते, तो आप क्या करते? अशोक जी, ये बहुत ही भावनात्मक सवाल मेरे लिए है। जैसा मैंने कहा, हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं, और हमारी पहले जो बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो पहले तो हम उस व्यवस्था में जुड़े, उस व्यवस्था को मूर्त रूप दे पाए, तो परिवार को गढ़ने में लग गए। अब परिवार को सुरक्षित कर ले गए, तब सोसाइटी को गढ़ने में लगे हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, हम यही रुकने वाले नहीं हैं। भाग्य पता नहीं कहाँ ले जाएगा, लेकिन अभी भी जैसे कहता, मुझे बहुत भूख है, सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत कुछ मुझे करना है, और बहुत कुछ करने की जो बेचैनियां है मुझे रात भर सोने नहीं देती हैं, और मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं, और उसको कब तक मूर्त रूप दे पाऊंगा। अगर ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो मैं बस्ती वालों के लिए बहुत कुछ करने की सोच रहा हूं। अब कैसे करूंगा, कब करूंगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ये जो दोनों भूमिका है, मैं एक शिक्षक के रूप में और पत्रकार के रूप में रहते हुए सोसाइटी को क्या कुछ दे सकता हूँ, वो मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ,
मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं बहुत पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो भी मेरी अपनी व्यक्तिगत कमाई है उससे अपने घर परिवार के साथ साथ समाज को मैं क्या कुछ अच्छा दे सकता हूँ, रात दिन मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। और ईश्वर मुझे इतनी क्षमता दे कि इसमें कभी कोई विसंगति नहीं आए, इसमें कोई कभी कमी नहीं आए, जिससे मैं अपने किरदार को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोसाइटी के सामने रख सकूं। तो दोस्तों, एक नया चेहरा, एक नया किरदार लेकर के हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए मीडिया दस्तक पर। संजय जी, स्टूडियो में आपने वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।